दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या प्रैक्टिकल यूज है वो हम अभी आपको एग्जाम में एक ग्रोथ चार्ट दिया जाएगा, जैसे सैम का बच्चा मिला या सीएनएस या कोई भी, क्योंकि आपको पीडिया में बच्चे मिलेंगे तो बच्चे का ग्रोथ इंपॉर्टेंट होता है। तो चाहे 60 केस हो, चाहे लॉन्ग केस हो, चाहे न्यूनेट हो, न्यूनेट में फैंटम चार्ट की जरूरत, तो हर चाहे न्यूनेट हो चाहे बड़ा चाइल्ड हो, आपको हर बच्चे के केस में एक ग्रोथ चार्ट मिल सकता है। स्पेशली सैम के केस में या 60 स्टेचर में ग्रोथ चार्ट मिलना ही। तो उस ग्रोथ चार्ट को कैसे प्लाट करेंगे, कैसे वो करेंगे, वो सब डिटेल में बताएंगे। उससे पहले आपको ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये जानना जरूरी है और ये भी पूछा जाता है उसके साथ। तो ग्रोथ, जैसा कि ग्रोथ का डिफिनीशन होता है नेट इंक्रीज इन मास, नेट इंक्रीज इन मास, साइज या वेट इज ग्रोथ। एक्चुअली जो डिफिनेशन है नेट इंक्रीज इन साइज, लेकिन साइज को आप कैसे मेजर करोगे, मास, और मास को डायरेक्टली मेजर कर नहीं सकते क्योंकि W बराबर होता है mg, ठीक है। तो ये मास होता है g, क्योंकि हम मास जो भी लेंगे पृथ्वी पे लेंगे, ऐसा नहीं हम एक बच्चे का मास पृथ्वी पे लेंगे, एक बच्चे के जाके मंगल ग्रह पे लेंगे, ठीक है। पृथ्वी पे तो g का मान कांस्टेंट है, अगर g कांस्टेंट है तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो जो वेट होगा वही मास बताएगा। तो नेट इंक्रीज इन वेट इज ग्रोथ इनडायरेक्टली। एक्चुअल डिफिनेशन है नेट इंक्रीज इन साइज या मास इज ग्रोथ, लेकिन उसको हम इनडायरेक्टली मेजर कैसे करते हैं, वेट। अगर किसी का वेट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वो ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ होता कैसे है, दो चीजें होती हैं, एक तो इंक्रीज सेल नंबर, सेल का बच्चे के अंदर सेल का नंबर बढ़ेगा जिसके कारण ग्रोथ होगी। दूसरा होगा इंक्रीज इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस, एक सेल के अंदर जो सब्सटेंस हैं वो बढ़ेंगे उसके कारण, दूसरा सेल नंबर के कारण। दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ में, इंक्रीज सेल नंबर और इंक्रीज इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस। अब उसके बाद रूल्स, ग्रोथ के कुछ नियम होते हैं, जैसा कि ग्रोथ के 3 बेसिक नियम होते हैं। एक तो ग्रोथ इज कंटिन्यूअस एंड ऑर्डरली प्रोसेस। ग्रोथ ह्यूमन हो या किसी भी स्पीशीज में कंटिन्यूअस और ऑर्डरली, एक ऑर्डर में होता है, हमेशा होता रहता है, ठीक है। अब तुम ये सोचोगे हाइट मान लीजिए 18 साल के बाद नहीं बढ़ती, वेट बढ़ता रहता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, लीवर का ग्रोथ, आर्गन का ग्रोथ होता रहता है। तो ग्रोथ एक कंटिन्यूअस एंड ऑर्डरली प्रोसेस है उसको। दूसरा होता है ग्रोथ इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल का ग्रोथ एक यूनिक प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा ह्यूमन का बच्चा, उसको बैठने में 6 महीने लग जाता है, लेकिन वही कुत्ते बिल्ली के बच्चा पैदा हुआ दूसरे दिन से या उसी दिन से दौड़ने लगता है। हमारे बच्चे को कितना लग जाता है, 6 महीना बैठने में, 6 मंथ पे सीट विद सपोर्ट होता है ना, और कुत्ते बिल्ली के बच्चे डॉग के दूसरे दिन या उसी दिन से दौड़ने लगते हैं, ठीक है। इसमें ग्रोथ इज यूनिक प्रॉपर्टी में 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला है कि सिफेलो कार्डल होता है, वो जो सिफेलो कार्डल होता है, जैसे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होता है, नेक होल्डिंग 3 मंथ पे, उसके बाद रोल्स ओवर फिनोमेना 5 मंथ, उसके बाद सिट विथ सपोर्ट। तो ये सिफल बोलते हैं इसको, सिफल कार्डल बोल। तो क्या है, सिफेलो कार्डल है, ऊपर से नीचे जा रहा है। 3 मंथ पे नेक होल्डिंग, 5 मंथ पे रोल ओवर, ठीक है, 6 मंथ पे सिट विथ सपोर्ट, तो वही लिखा है सिफेलो कार्डल होता है। दूसरा चीज है डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होता है। ध्यान देना, जो सिफेलो कार्डल है वो इस प्लेन की बात हो रही, हमारे पास ये भी तो है। अगर इसकी बात करोगे तो डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ आता है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल की तरफ। तो ग्रोथ यूनिक प्रॉपर्टी, वो 2 यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, एक तो सिफेलो कार्डल होता है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होता है, ठीक है। पहला है कंटिन्यूअस एंड ऑर्डरली। तीसरा है डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी ग्रोथ विद डिफरेंट रेट। बॉडी के डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट रेट से ग्रोथ करते हैं। जैसे कि ब्रेन का मैक्सिमम ग्रोथ 90% ग्रोथ 2 साल तक हो जाता है। ब्रेन का मैक्सिमम ग्रोथ 2 ईयर तक हो जाता है, ठीक है।
जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू का जो मैक्सिमम ग्रोथ होता है वो 4 to 8 ईयर, 4 से 8 साल के बीच में हो जाता है, ठीक है। और जो तुम्हारा जेनाइटल आर्गन के, चाहे मेल और फीमेल में हो, जेनाइटल आर्गन का ग्रोथ जब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट होते हैं, यानी प्यूबर्टी के बाद होता है। जेनाइटल आर्गन का ग्रोथ प्यूबर्टी के बाद होता है। तो डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी डिफरेंट रेट से, ब्रेन 2 ही साल में, लिम्फॉइड टिश्यू ये 4 इसके बीच में। और जो जनरल ग्रोथ होता है वो भी पहले एम्ब्रियोनिक फेज में बहुत फास्ट होगा, फिर स्लो होगा, फिर 1-2 साल, पहले साल बहुत तेज होगा, फिर 2 से मतलब 6 साल तक लगभग स्लो होगा, उसके बाद जैसे प्यूबर्टी आएगा फिर बहुत तेज होता है, ठीक है। तो जो जनरल ग्रोथ में जनरल पूरी सोमैटिक ग्रोथ, जनरल सोमैटिक ग्रोथ, ये भी क्या होता है, डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट। जो फीटस का अर्ली पार्ट होता है, न्यूनेटल पार्ट होता है, उसमें तेज होगा, लेट पार्ट में थोड़ा स्लो होगा, ठीक है। उसके बाद पैदा होने के 1 साल बहुत तेज होगा, फिर दूसरे साल स्लो होगा, 2 से 6 साल और स्लो होगा, उसके बाद फिर थोड़ा बढ़ेगा। उसके प्यूबर्टी में बहुत एक्सीलरेटेड, प्यूबर्टी बहुत तेज हाइट बढ़ती है ना, देखे होगे आप लोग। तो ये 3 रूल्स होते हैं। अब एक चीज कॉमन क्वेश्चन पूछा था, क्या ग्रोथ को एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं, डिपेंड करता है आउटडोर एक्टिविटी क्या है बचपन में, कितना हो करके। इसलिए देखना, आप लोग देखे होगे लड़कों का ग्रोथ जो होता है एवरेज लड़कियों से, मतलब हाइट की बात करें, हाइट लड़की के गर्ल्स के कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा होती है। इसलिए फार्मूला पढ़े होगे मिड पेरेंटल हाइट का, मदर एज बाई 2 प्लस फादर एज बाई 2 प्लस 6.5 होता है। मेल में +6, फीमेल में माइनस होता है। तो अगर 6.5 दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। 6.5 6.5 13, मतलब एक मेल और फीमेल के एवरेज जब बड़ा हो जाएगा तो हाइट में 13 सेंटीमीटर का फर्क होता है। अब ऐसा क्यों? उसके बहुत सारे एक जेनेटिक होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन रिलेटिवली हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन थोड़ा सा वो होता है, प्लस आउटडोर एक्टिविटी भी होता है ना। जैसे बचपन में देखो, कोई छोटा बच्चा होगा, अगर फीमेल होगी और मेल होगा तो मेल क्या करेगा, शैतान बहुत होते हैं मेल बच्चे, देखो शैतान, जाके ये खींच लेना, पड़ोसी जाके वो खींच लेना, जैसे लगा हुआ है पर्दा उसको जाके खींचना, ठीक, किसी कान खींच लेना, टांग खींच लेना, शैतानी करते हैं ना मेल। और फीमेल क्या होंगे, 2 ठो गुड्डा गुड्डी ले लेंगे, उसका शादी कराएंगे, ठीक है। सिंदूर ले लेंगी, उसको लगा के एक को लगा रही है, ठीक है। आउटडोर कहने मतलब आउटडोर एक्टिविटी कम होता है। मेल वाले शैतानी करती है, कहीं पकड़ के लटक जाएंगे, ठीक है। और वो सब क्या करेंगे, बस उसे गुड्डा गुड्डी आपस में खिलाएंगे, गुड्डा गुड्डी ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, यही सब करती। तो आउटडोर एक्टिविटी रिलेटिवली कम होता है, इसलिए थोड़ा सा ग्रोथ कम होता है। अब कोई जैसे होगा, कुछ लड़की ऐसी भी उनकी ग्रोथ होती, तो क्या होते हैं, वो मेल की तरह शैतानी करती हैं, थोड़ा सा जाके इधर उधर करना, कुछ होते हैं ना ऐसे, तो उसमें एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा होता। तो एक्सटर्नल फैक्टर भी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। डेवलपमेंट का, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट क्या होता है, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ टिश्यू और आर्गन। फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ टिश्यू और आर्गन इज नोन एज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया था, ग्रोथ कैसे होता है, सेल नंबर में बढ़ जाए या इंटरसेलुलर सब्सटेंस बढ़ जाए। वैसे माइलिनेशन ऑफ नर्व टिश्यू, जो नर्व टिश्यू होता है उसके माइलिनेशन से क्या होता है, डेवलपमेंट। जैसे आपने पढ़े होगा, जहाँ पे माइलिनेशन अच्छा होता है वहाँ पे साल्टेटरी कंडक्शन होता है, ठीक है, कंडक्शन बहुत फास्ट होता है। और इस चीज के लिए, माइलिनेशन के लिए हमारे ब्रेस्ट मिल्क में एक होता है डोकोसा हेक्सा इनोइक एसिड। ब्रेस्ट मदर मिल्क में क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क में डोकोसा हेक्सा इनोइक एसिड, जो कि माइलिन शीथ का कंपोनेंट बनाती है। अब हमने बताया था कि जो ब्रेन का मैक्सिमम 90% डेवलपमेंट कब तक होता है, 2 साल तक। अब ध्यान दीजिए कि ब्रेस्ट फीडिंग का क्या बोला जाता है कि 2 साल तक तो कराना है, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। और एट लीस्ट IYCF गोल क्या बोलता है, IYCF गोल होता है, इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग गोल, बोलता है कि 2 साल तक एटलीस्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। उसके बाद अगर हो रहा है 4-5
4-5 साल तक भी करा सकते हो, मदर को हो रहा है, बच्चा पी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 साल, तो 2 साल क्यों, 6 महीने तक क्यों एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उस समय दूध भी बढ़ रहा है, बच्चे का साइज बढ़ रहा है, 6 महीने के बाद दूध कम हो रहा है, साइज तो बढ़ रहा है, इसलिए ऊपर का चीज स्टार्ट किया जाता है। तो कोई चीज वैल्यू रखी गई 6 महीने, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट है। 6 महीने तो दूध भी बढ़ रहा है, बच्चे का साइज बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। अब बताओ, दूध कम होने लगा और साइज बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, दूध कम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, वरना ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा। तो इसलिए 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के ये कॉन्सेप्ट है। 2 साल तक क्यों ब्रेस्ट फीडिंग कराना जरूरी होता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में होता है डोकोसा हेक्सागोनेट, जो ब्रेन के डेवलपमेंट, जो 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करते हैं वही नीट और वो निकालते हैं इंजीनियरिंग, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या करना है, अपने बच्चों को एटलीस्ट या सबको एडवाइस करना 2 साल तक ब्रेस्ट मिल्क पिलवाना है, ठीक है, एटलीस्ट अगर हो पाए तो। जैसे ग्रोथ के 3 नियम थे, 3 रूल्स थे, वैसे डेवलपमेंट के 6 नियम है। ग्रोथ छोटा था, लिखने में छोटा इतना बड़ा था, तो 3 रूल थे, उसका दूना है तो 6 रूल होंगे, ठीक है, याद करने का। 3 दूनाई 6, आसान तरीका है। तो पहला वही है, डेवलपमेंट इज आल्सो कंटिन्यूअस एंड ऑर्डरली प्रोसेस, ठीक है। दूसरा है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इज सेम इन एवरी इंडिविजुअल, जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस होता है वो सेम होगा चाहे हर किसी, ऐसा नहीं कि हमारे में नेक होल्डिंग पहले आया, उसके बाद रोल ओवर आया, उसके बाद सिटिंग विद सपोर्ट, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे अंदर पहले सिटिंग विद सपोर्ट आ गया, उसके बाद रोल्स ओवर करना सीखे, उसके बाद नेक होल्डिंग। सीक्वेंस ही हुआ, कोई भी इंडिविजुअल हो, ठीक है, सबके लिए। तो वही है, डेवलपमेंट इज सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इज सेम इन एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, सारे बच्चों में वही होता है। तीसरा है वही जो फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, कि डेवलपमेंट डिपेंड ऑन फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जितना जिसका फंक्शनल मैच्योरेशन होगा, जिसका जितना माइलिनेशन अच्छा होगा, उतना ही उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है। चौथा है, डेवलपमेंट इज सिफेलोकार्डल, डेवलपमेंट सिफेलोकार्डल, जैसे पहले नेक होल्डिंग आता है, उसके बाद रोल ओवर, उसके बाद सिट विद सपोर्ट, तो क्या है, सिफेलोकार्डल है डेवलपमेंट। उसके बाद 5वां रूल है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय रिलेवेंट माइलस्टोन, जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स जैसे तुम्हारा मोरोज होता है, सिमेट्रिक टोनिंग, सिमेट्रिक टोनिंग, लिंडाओ रिफ्लेक्स, ये सारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या होते हैं, रिप्लेस्ड बाय रिलेटेड माइलस्टोन, जो रिलेवेंट और सिग्निफिकेंट, जैसे तुम्हारा एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स क्या होता है, जब किसी का गर्दन इस साइड करोगे तो क्या होता है, अपोजिट साइड क्या नहीं, अपोजिट का होता है, इसमें अपोजिट का एक्सटेंशन होगा, ठीक है, दोनों। इससे क्या होगा, ये क्यों होता है, क्योंकि ये जब ऐसा करेगा तो बच्चा, जैसे मान लो इस बेड पे है छोटा बच्चा, अगर ऐसा नहीं करेगा तो बच्चा बेड से नीचे गिर सकता है, तो क्या है, उस समय प्रोटेक्शन के लिए है, ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, एसिमेट्रिक टोनिंग रिफ्लेक्स। गर्दन ऐसी हुई, मान लो इसे गिर सकता है, तो क्या हुआ, अपोजिट साइड का इसे फैल गया, ठीक है, इधर ये हो जाएगा, तो बच्चा, अब इससे क्या होगा, रोल ओवर नहीं हो पाएगा ना, अगर रोल ओवर नहीं हो पाएगा तो बच्चा गिरेगा नहीं, रोल करके तो गिरेगा बेड से। अब एक समय के बाद बच्चे को रोल ओवर करना है, चलना भी तो जरूरी है, हमेशा बेड पे तो नहीं रहेगा, तो उम्र के साथ ये रिफ्लेक्सेस खत्म होना भी बहुत जरूरी है कि नहीं है, खत्म होगा तभी तो रोल ओवर करेगा, तभी तो बच्चा चल पाएगा। इसीलिए जब 5 महीने का बच्चा हो जाता है तो एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स चला जाता है और रोल्स ओवर आता है। तो रोल्स ओवर का अपना सिग्निफिकेंस है, क्योंकि चलने के लिए जरूरी है, और एसिमेट्रिक टोनिक रिफ्लेक्स का अलग अलग समय पे अपना सिग्निफिकेंस है, ताकि वो बेड से गिरे ना, चोट ना खाए, ठीक है। तो वही चीज है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय रिलेवेंट माइलस्टोन, ठीक है। उसके बाद लास्ट है, डिसऑर्गेनाइज्ड मास एक्टिविटी इज रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड मास एक्टिविटी। क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड मास एक्टिविटी इज रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड मास एक्टिविटी। कैसे, जैसे एक 3 महीने का बच्चा हो तो उसको एक बॉल दो आके सामने, तो वो क्या करेगा, ऐसे मुंह भी आगे करेगा, मुंह ऐसे लेके करेगा, हाथ भी ऐसे करेगा, और दोनों पैरों उठा के करेगा। उसको पता ही नहीं है कि मुंह में लेना है, हाथ में लेना है या पैर से पकड़ना है, ठीक है, उसको आइडिया नहीं, 3 महीने का, समझ रहे हो। देखो घर में तुम्हारे बच्चा होगा या कोई बच्चा, ऐसे एक बॉल दो तो क्या करेगा, ऐसे मुंह से ऐसे दौड़ता है, मुंह खोल के, दोनों हाथ भी ऐसे करेगा, दोनों पैर भी उठाएगा, ठीक, करके देखना। और वही 3 साल का एक बच्चा हो
तो अगर कुछ देगा तो पहले एक क्यूट सी स्माइल देगा, स्माइल देने के बाद एक हाथ आगे, वो भी दोनों हाथ भी नहीं, अगर उससे लगेगा एक हाथ में तो एक फाइट, तो क्या हुआ है सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है, नहीं तो डिसऑर्गेनाइज मास एक्टिविटी इज रिप्लेस्ड बाय सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। ठीक है, 3 महीने बच्चा कैसे कर रहा है, और जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे, ठीक है, वो एक क्यूट स्माइल दिया, उसके बाद एक हाथ में पूरा। तो ये डेवलपमेंट के 6 रूल हैं, CSF CPD, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड और CPD सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ये आप गायनी में पढ़ोगे, ये CSF मेडिसिन और सर्जरी मतलब मेडिसिन ओपीडिया में कराते रहते हैं, तो CSF इससे याद कर सकते हो, 6 है। ठीक है, तो पहला कंटिन्यूअस आर्टरी पर, दूसरा सीक्वेंस इज सेम इन एवरी इंडिविजुअल, तीसरा फंक्शनल मैच्योरेशन पे डिपेंड करता है, चौथा सिफेलोकार्डल होता है, पांचवा प्रिमिटिव रिफ्लेक्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सिग्निफिकेंट रिलेवेंट माइलस्टोन, और डिसऑर्गेनाइज्ड मास एक्टिविटी रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड मास एक्टिविटी। तो आपका ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया और